हेलो एवरीवन। देखिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर हायर परचेज। अभी तक हमने पढ़ा हायर परचेज में, शुरू से हम बात करें तो बस 1 मिनट बता देता हूँ। हमने पढ़ा हायर परचेज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इसमें किस तरीके से अगर हमें कैश प्राइस गिवन है तो हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है कि इतना कैश प्राइस वैसे डाउन पेमेंट हो गया, बचा हुआ अमाउंट विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। हमने ये भी डिस्कस करा कि अगर हमें हायर परचेज प्राइस गिवन हो तो हम उसमें से कैसे कैश प्राइस निकाल सकते हैं, एन्युटी टेबल का यूज़ करके, यानी डिस्काउंटिंग करके। ठीक है। तीसरा फिर हमने अकाउंटिंग पे बात की थी हायर परचेज की। और चौथा बात जो हमने की थी लास्ट लेक्चर में वो थी रीपोजीशन ऑफ एसेट। ठीक है, जिसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो क्या बात की थी हमने रीपोजीशन में, हम यहाँ देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि रीपोजीशन ऑफ एसेट का मतलब होगा टेकिंग बैक ऑफ द पोजीशन ऑफ हायर परचेज एसेट बाय हायर वेंडर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय हायर परचेजर। जब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है टाइम पर तो नोटिस देने के बाद हायर वेंडर एसेट को रीपोजेस कर लेता है। अब रीपोजेशन में दो तरीके का रीपोजेशन हो सकता है जिस पे हमने बात की। पहला कंप्लीट रीपोजेशन, दूसरा पार्शियल रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन हमने एक क्वेश्चन किया था। तो कंप्लीट रीपोजेशन में क्या था कि अगर हायर वेंडर ने आपको एक एसेट दिया था या दो एसेट दिए थे तो वो एक या दोनों एसेट को जब रीपोजेस कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट रीपोजेशन। ठीक है। तो हायर परचेज पर जितने भी एसेट लिए थे उन सारे एसेट का रीपोजीशन हो जाना, है ना, सारे एसेट रीपोजेस कर ले गए, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट रीपोजीशन। अब जब वो जितने भी एसेट उसने दिए थे अगर वो सारे एसेट ही रीपोजेस कर लेगा, यानी मैंने जो भी उससे एसेट लिया था सपोज वो वापस लेके चला गया, अब क्या होगा? तो जो मेरा एसेट का अकाउंट हायर परचेजर ने अपनी बुक्स में एसेट का अकाउंट खोला होगा वो एसेट का अकाउंट खत्म हो जाएगा क्योंकि एसेट बचा ही नहीं। अब जो हमने वेंडर का अकाउंट खोला होगा, क्या हमें अभी भी वेंडर के पैसे चुकाने हैं? सर उसने जो एसेट दिया था वो वापस लेके चला गया तो अब एसेट ही नहीं है हमारे पास, हम किस चीज़ के पैसे चुकाते रहेंगे? हाँ, तो हमें वेंडर के भी पैसे नहीं चुकाने, तो वेंडर का अकाउंट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। इसलिए इसको हम कंप्लीट रीपोजीशन बोलते हैं। यहाँ जितने एसेट हायर परचेज पे दिए थे वो सारे चले जाएंगे, उसकी वजह से एसेट का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और वेंडर का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सो इन दिस केस बोथ हायर परचेज एसेट एंड हायर वेंडर्स अकाउंट विल क्लोज। दोनों एसेट क्लोज, दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। इस पर हमने क्वेश्चन किया था, है ना, एक कैश प्राइस निकाला हमने पहले, क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर हमने अकाउंट बनाया, तो एसेट के अकाउंट में फर्स्ट ईयर हमने एसेट एक्वायर किया, डेप्रिसिएशन लगाया, क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग आया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड ईयर ओपनिंग आया, डेप्रिसिएशन लगाया। लेकिन थर्ड ईयर हुआ ये कि हमने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाई, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो एसेट को लेके चला गया। तो हमने लिख दिया कि हायर वेंडर एसेट को लेके चला गया। और फिर हमने देखा कि उसकी WD भी क्या बची हुई थी और वो लेके कितने में गया। तो इस क्वेश्चन में 11,322 रुपये की WD बची थी, जबकि वो 11,000 रुपये के डेट उसके बचे थे। तो हमने ऐसा माना कि यार 11,000 की लाइबिलिटी चुकाने में 11,322 का एसेट चला गया, तो 322 रुपये का हमें लॉस हो गया और ये अकाउंट हो गया था क्लोज क्योंकि एसेट चला गया था। और हमने वेंडर का अकाउंट भी बनाया था कि हमने उससे मशीन ली है, डाउन पेमेंट कुछ नहीं दी, फिर पूरे साल का इंटरेस्ट और हमने इंस्टॉलमेंट चुकाई 6,000। इंस्टॉलमेंट हमें गिवन थी कि विद इंटरेस्ट है, इतना बैलेंस बचा, ये आगे ओपनिंग बैलेंस, फिर से इंटरेस्ट हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट चुकाई, इतना क्लोजिंग बचा, फिर ये ओपनिंग हो गया, फिर इंटरेस्ट हुआ ड्यू पूरे साल का, लेकिन हमने फिर इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई तो वो एसेट को लेके चला गया। तो देखो यहाँ कैसे बोलेंगे हम कि हायर वेंडर एसेट लेके चला गया, कितने रुपए में? तो एसेट को वो लेके गया था 11,000 में, क्योंकि हमें उसका 11,000 चुकाना था और उसके लिए वो एसेट लेके चला गया। ठीक है। तो चूँकि वो एसेट लेके चला गया उसका अकाउंट भी क्या हो गया था? क्लोज हो गया था। और वो 11,000 में एसेट लेके चला गया, बाकी का हमारी जो WD थी वो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। तो ये था हमारा कंप्लीट रीपोजीशन। अब हमें बात करनी है पार्शियल रीपोजीशन के बारे में। तो पार्शियल रीपोजीशन का मतलब होगा कुछ एसेट्स को रीपोजेस करना और कुछ एसेट को छोड़ जाना। सपोज उसने हमें 3 टेम्पो दिए थे,
हमने पहले साल की इंस्टॉलमेंट टाइम पे चुकाई, सपोज 3 साल इंस्टॉलमेंट थी, पहले साल की टाइम पे चुकाई, लेकिन सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं चुकाई। तो उसने क्या किया, उसने 3 में से सपोज करें 2 टेम्पो वापस लेके चला गया और एक छोड़ के चला गया। इसको हम बोलेंगे पार्सल रिपोजिशन। अब चूंकि वो एक टेम्पो छोड़ के चला गया, इसका मतलब टेम्पो का जो एसेट का अकाउंट है हायर परचेजर की बुक्स में, वो अभी भी अकाउंट मेंटेन होगा, भले एक टेम्पो बची लेकिन एसेट तो बचा है। और चूंकि एक टेम्पो बची है तो हमें उसके संबंध में कुछ ना कुछ पेमेंट तो अभी भी करना बकाया होगा, तो वेंडर का अकाउंट भी ओपन रह जाएगा, है ना। तो पार्सल रिपोजिशन में एसेट का अकाउंट भी बच जाता है क्योंकि कुछ एसेट बचे हुए हैं, और वेंडर का अकाउंट भी बच जाता है क्योंकि जो एसेट बचा है उसके संबंध में हमारी लायबिलिटीज भी तो बचे होंगे। इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट सच ये है कि कंप्लीट रिपोजिशन का आज तक एक ही क्वेश्चन है, वो भी स्टडी मटेरियल में, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन आपको वो क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना है। और पार्सल रिपोजिशन के बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कुछ आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, जो कि पार्सल रिपोजिशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली मोटर्स, एक्स ट्रांसपोर्ट वालों ने खरीदा है दिल्ली मोटर से 3 टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 ईच, एक 50,000 की है, ऑन दी हायर परचेज सिस्टम। तो ये 50,000 क्या हो गया, कॉस्टिंग है ना, तो मतलब ये हो गया कैश प्राइस, एक गाड़ी का कैश प्राइस हो गया। ऑन दी हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2011 पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन। क्या ये हर एक टेम्पो का 30,000 डाउन पेमेंट जा रहा है, सोचना है आपको। क्या एक टेम्पो जिसका 50,000 की कॉस्ट है, क्या उसका 30,000 का डाउन पेमेंट है, मतलब हर एक गाड़ी, 3 गाड़ियों में से हर एक गाड़ी का क्या 30,000 डाउन पेमेंट, नहीं, ये ओवरऑल डाउन पेमेंट है 30,000 एंड द रिमाइंडर इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो बचा हुआ जो कॉस्ट का पैसा है वो हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, पेबल ऑन 31 दिसंबर 11, मतलब देखो ये जनवरी 11 था, ये दिसंबर 11, मतलब साल के एंड में 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 9%। तो बोले जो बचा हुआ आपका पैसा है वो हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, प्लस हम उस पर जो भी ब्याज होगा करंट ईयर का वो देंगे। यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जब वो इस तरीके की बातें करेंगे, कॉस्ट में से कुछ डाउन पेमेंट कर दिया और कॉस्ट का बचा हुआ कुछ पैसा हम 3 बार में इक्वल ही चुकाएंगे, तो मतलब प्रिंसिपल इक्वल होगा, है ना, और इंटरेस्ट आपको अलग से ऐड करना है। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द डिमनाइजिंग बैलेंस, वो डिमनाइजिंग बैलेंस मतलब WD बेसिस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाता है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज 31 दिसंबर 11 बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 दिसंबर 12। उसने पहले साल के एंड की इंस्टॉलमेंट तो चुका दी, लेकिन सेकेंड ईयर एंड की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई। दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव 1 टेम्पो with the purchaser on 1st January 13, adjusting the value of other 2 tempos against the amount due on 31st December 2012। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बात देखना ध्यान से। दिल्ली मोटर एग्री टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर, बोला कि एक टेम्पो तो हम आपके पास छोड़ के जाएंगे, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पो, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 12। तो देखो हमने 1 जनवरी 11 को एसेट लिया था, डाउन पेमेंट कर दिया था, 31 दिसंबर 11 का भी पेमेंट किया, 31 दिसंबर 12 को कुछ अमाउंट ड्यू था, हमें थोड़ा सा उसमें से चुकाना था, और एक हम फिर 31 दिसंबर 13 को चुकाते। लेकिन हमने 31 दिसंबर 12 को जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो हमने नहीं चुकाई, वो 2 गाड़ियाँ ले गए, एक छोड़ गए, और बोले जो गाड़ियाँ हम ले जा रहे हैं, तो चूँकि हम गाड़ी ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपकी लायबिलिटी हम क्या करेंगे, उसकी वजह से ओब्वियसली कम करेंगे, है ना। देखो अपन पे कर देते तो लायबिलिटी कम हो जाती, या फिर वो गाड़ियाँ ले गए, टेम्पो ले गए, तो भी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वही बात बोला कि एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो आपका अमाउंट ड्यू है उससे हम एडजस्ट कर लेंगे, जो गाड़ियाँ ले जाए तो हम आपका अमाउंट भी लायबिलिटी का क्या कर देंगे, कम कर देंगे। द टेम्पो वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। जब वो टेम्पो को वापस ले गए तो उनकी नज़रों में टेम्पो की वैल्यू जो उन्होंने निकाली कि टेम्पो जो वापस ले जा रहे हैं वो 30% डेप्रिसिएट करने के बाद निकाली। क्या मतलब है इसका, मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके बताऊंगा, एंड में होगा ये, ठीक है, अभी इग्नोर कर दो, एंड में मतलब इस क्वेश्चन के एंड में। सो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च
ईयर 2011, 2012, 2013। जब भी ईयर ऐसा लिखा है ना 2011 मीन्स जनवरी 11 से दिसंबर 11 तक जाएगा, है ना, जनवरी टू दिसंबर 2011 होगा। 2012 मतलब जनवरी टू दिसंबर 2012 है ना, ये कैलेंडर ईयर हो गया। फाइनेंशियल ईयर होता है तो 2011 12 ऐसा लिखा होता, 12 13 ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो हम करते हैं। हमसे किसकी बुक्स में पूछा गया, सो दी नेसेसरी अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कैश प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, हम सॉल्व करते हैं। इसके जैसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो मैं 2 करा दूंगा आपको, एक ही करा रहा हूँ। इसके बाद और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसके जैसे हैं। तेरा क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब हमें इसकी बुक्स में 2 अकाउंट बनाने होते हैं। पहला अकाउंट किस चीज़ का, हायर परचेज एसेट का, दूसरा हायर परचेज हायर वेंडर का। ठीक है, ये हो गया डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ हायर परचेज एसेट। एसेट में क्या है, टेम्पो अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, ये एसेट का अकाउंट हो गया। नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ मैं हायर वेंडर का अकाउंट। ये है हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो अब शुरू करते हैं। देखें, फर्स्ट ईयर सब ठीक था, सेकेंड ईयर के एंड में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, ठीक है, तो अपन करते हैं। 1 जनवरी 2011, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2011। 1 जनवरी को हम एसेट को लेके आए। एसेट को लेके आए, एसेट डेबिट होता है। ठीक है, एंट्री क्या आ जाएगी, हायर परचेज एसेट टू वेंडर। तो ये आ गया टू, क्या नाम है वेंडर का, दिल्ली मोटर्स। ठीक है, तो टू दिल्ली मोटर्स। अभी हमेशा किस प्राइस पे लाते हैं हम एसेट को, कैश प्राइस पे। तो देखें कितने का था, 50,000 की एक की कॉस्ट थी, तो 3 एसेट की कॉस्ट क्या हो गई, 1,50,000 हो गए। ठीक है, 1,50,000 रुपये के हम एसेट ले आए हैं। आप साथ में ये अकाउंट बना लें वीडियो पॉज करके, और फिर साथ में करते जाएंगे। तो 1,50,000 रुपये का हो गई तीनों की कॉस्ट ना, ये 50,000 की कॉस्ट थी एक की। चलो, ये हो गया 1 जनवरी को एसेट आ गया। अब एसेट आएगा तो फिर क्या, डाउन पेमेंट की एंट्री आपको टेम्पो अकाउंट में करनी है, एसेट के अकाउंट में करनी है? नहीं, वो तो डाउन पेमेंट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री सब कुछ वेंडर के अकाउंट में होगी। ठीक है, तो फिर क्या करें, इसको डेप्रिसिएट करें बस। तो ये आएगा 31 दिसंबर को, है ना, बाई
डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा 1,50,000 का। उन्होंने बताया था कि किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 20% डिमनाइजेशन। ये 30% क्या है ये बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 20% से डेप्रिसिएशन लगाते थे WDB से, तो ये हो गया 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। और ये आ गया बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा, 1,20,000, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट ईयर का एंड। अब ये सेकेंड ईयर 2012 की शुरुआत में 1 जनवरी को ये आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। और फिर 31 दिसंबर को क्या पूरे साल एसेट यूज़ हुआ, हाँ। रिपोजिशन कब हुआ, साल के एंड में, जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ। तो ठीक है, पहले तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा लो बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है WDB बेसिस पे, तो 1,20,000 का 20% लगेगा, ठीक है, 24,000। अगर एसेट रिपोजिशन ना हुआ होता, अगर एसेट रिपोजिशन ना हुआ होता तो कितनी बैलेंस आ जाता, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाता, 1,20,000 का 24,000 हटा दो, कितना आएगा, 96,000 आ जाता। कितनी टेम्पो का, 3 टेम्पो का। एनी डाउट? अगर एसेट रिपोजिशन ना हुआ होता तो ये 96,000 हम कैरी डाउन लिख देते हैं ना, क्योंकि WDB 96,000 रुपये बची हुई है, ओके। लेकिन हुआ ये कि एसेट को वो लोग लेके चले गए। कितने एसेट को, 2 को। कितना बच गया, 1 बच गया, ओके, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको अभी आगे नहीं बढ़ा रहा, पहले हम 2 सालों का वेंडर का अकाउंट बना लें, ठीक है। हायर वेंडर का अकाउंट बना लें 2 सालों का। देखो यहाँ 2011 1 जनवरी को हायर वेंडर की जगह हम नाम लिखेंगे दिल्ली मोटर्स अकाउंट। 1 जनवरी को एसेट लेके आए तो क्या हो गया, हायर परचेज टेम्पो अकाउंट, यही एंट्री आएगी। हायर परचेज टेम्पो अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर के क्रेडिट में बाई हायर परचेज टेम्पो अकाउंट। किस प्राइस पे, हमेशा कैश प्राइस पे। कैश प्राइस ना गिवन होती तो हम प्रेजेंट वैल्यू करके डिस्काउंटिंग करके निकाल लेते। तो कैश प्राइस पे आ जाएगा 1,50,000। क्या 1 जनवरी को कोई डाउन पेमेंट है, हाँ सर, एक डाउन पेमेंट बताया था उन्होंने। कितनी डाउन पेमेंट बताई थी, 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट बताई थी। और फिर उन्होंने बोला था कि बचा हुआ पेमेंट जो जाएगा वो 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा 9% के ब्याज के साथ, ठीक है। तो ये डाउन पेमेंट हम लिख लेते हैं पहले तो 30,000 रुपये के। तो ये आ गया टू बैंक डाउन पेमेंट 30,000। अभी हो गया शुरुआत में। अब पूरे साल के एंड में फिर से हमें एक इंस्टॉलमेंट चुकानी है, तो हम देख लेते हैं ब्याज कितना हो जाएगा 31 दिसंबर तक का। तो बाई इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, तो सर 1,50 में से 30,000 तो डाउन चुका दी, 1,20,000 पे लगेगा। और इंटरेस्ट की रेट क्या उन्होंने बोली है, 9%, तो 9% का इंटरेस्ट लगा दो, ठीक है। देखो 9% का इंटरेस्ट बोला उन्होंने, ये है, ओके। तो कितना हो रहा है 9% का इंटरेस्ट, 10,800 हो रहा है, 10,800 रुपये। अब हम चुकाना है इंस्टॉलमेंट, तो टू बैंक इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है हमें प्रिंसिपल की। तो 1,50,000 में से 30,000 तो डाउन पहले कर दिया था, कितना बचा था, 1,20,000। 1,20,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस इंटरेस्ट कितना, 10,800। ये हो जाएगा 50,800। और ये बच जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बच जाएगा, तो 1,20,000 बचा था प्रिंसिपल,
उसमें से 40,000 का प्रिंसिपल चुका दिया तो 80,000 का प्रिंसिपल और बच जाएगा। 1.5 लाख में से 30,000 पहले चुका है, 1,20 बचा, 1,20 में से 1/3 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाना, 40 40 40 तो 1,20 हो जाएगा, 40 चुका दिया, 80,000 का प्रिंसिपल बच गया। अब 2012 की हम बात करें तो 2012 में 1 जनवरी को आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 80,000 का प्रिंसिपल। अब क्या होगा, तो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमने नहीं चुकाई, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड तक तो हम गए ना, तो इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया होगा 31 दिसंबर तक का, बाई इंटरेस्ट कितना 80,000 का 9%, तो 80,000 का 9% हो जाए 7,200 है ना, 80,000 का 9% 7,200। अब हमें चुकाना चाहिए था 31 दिसंबर को, अगर हम चुकाते, अगर हम इंस्टॉलमेंट चुकाते तो एंट्री आती टू बैंक और कितना आती 40,000 का प्रिंसिपल प्लस 7,200 का ब्याज, तो यह आ जाता 47,200 करेक्ट, और यह आ जाता टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। नेक्स्ट ईयर यहाँ 40,000 आता, इंटरेस्ट आता और हम 40,000 प्लस इंटरेस्ट चुका देते और सब बात खत्म हो जाती। ऐसा होता अगर डिफ़ॉल्ट ना हुई होती, सही है, लेकिन डिफ़ॉल्ट हो गई और हमने ये पेमेंट नहीं चुकाया। हमने जब ये पेमेंट नहीं चुकाया तो वो हमसे ले गए एसेट टू हायर परचेज टेम्पो, और कितने टेम्पो ले गए, 2 टेम्पो ले गए, सही है। तो जो हमें पैसा चुकाना था हमने ना चुकाया तो हमारी टेम्पो ले गए, और टेम्पो की वजह से जितना भी टेम्पो की वैल्यू थी उतनी लायबिलिटी उन्होंने कम कर दी और बाकी लायबिलिटी हमारी टू बैलेंस कैरी डाउन बच गई, ठीक है। अब जो लायबिलिटी हमारी बच गई है तो वो हम बाद में चुकाएंगे, है ना। उन्होंने बताया क्या कि कब चुकाना है बची हुई लायबिलिटी, नहीं। तो अगर वो कुछ ना कहें तो हमारी 3rd इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होनी थी, तो 2nd इंस्टॉलमेंट ना चुका पाने की वजह से वो एसेट ले गए और 3rd इंस्टॉलमेंट हम चुका देंगे, है ना, जितना बचा हुआ पैसा होगा उसको। तो देखें जो भी ड्यूज बच जाएंगे एसेट की रिपोजिशन के बाद उनको हम 3rd इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। बस मैं लिख रहा हूं ऐसे ही। 2013 में 1 जनवरी को यह आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी यहाँ बच गया होगा वो आ जाएगा, और फिर इन्होंने कुछ नहीं कहा तो जो भी पैसा बचा होगा वो हम 3rd ईयर की 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाना था, 2013 के एंड में सब कुछ निल हो जाना था, तो हम जो भी पैसा बचा होगा वो और उस पर जो ब्याज बनेगा वो 31 दिसंबर को सारा पे कर देंगे, ठीक है, सारा पे कर देंगे, क्योंकि 3 साल में हमें अकाउंट क्लोज करना था। तो इस तरीके की कुछ बात होगी, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ से बिल्कुल आराम से बात करते हैं। आपका 80,000 का प्रिंसिपल था, 7,200 का ब्याज हो गया, आपको इतना पैसा चुकाना चाहिए था, आप चुका देते ठीक रहता, लेकिन आपने नहीं चुकाया तो वो आपका एसेट ले गए। अब वो एसेट को ले गए तो कितने रुपए की वैल्यू मान के ले गए, मतलब जब वो एसेट को ले गए तो उनकी नज़रों में एसेट की वैल्यू क्या है, तो जब वो एसेट को ले गए तो उन्होंने बोला कि इसको हम 30% एप्रिसिएट करके जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू मानते हुए हम ले जाएंगे। मतलब तो हमने कहा देखो ये है, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एसेट रिपजेस्ड, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ, रिपजेस्ड एसेट की वेंडर
की नज़र में वैल्यू। तो देखें कॉस्ट कितनी थी ऑफ 2 टेम्पो, 2 टेम्पो ले गए वो, तो कॉस्ट थी 50,000 2 टेम्पो, तो 1 लाख रुपए की टेम्पो थी दोनों, माइनस वो बोल रहे हैं कि जो हम एसेट ले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना, द टेम्पो आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, 30% का डेप्रिसिएशन मान रहे हैं वो, और मेथड नहीं लिखा तो WDV पहले चल रहा था, WDV अभी मान लेते हैं। तो माइनस करेंगे हम 30% डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स ऑन WDV, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हटा दो, 1 लाख का 30% आ जाएगा, ठीक है। अब 30,000 वो हो जाएगा, और फिर जो बचेगा 70,000, तो 70,000 का 30% और आ जाएगा, है ना। तो ये 2 सालों का डेप्रिसिएशन देख लो, और फिर आ जाएगी वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोजिस्ड। तो उनके हिसाब से आपने जो एसेट यूज़ करा है ना वो 30% से डेप्रिसिएट हुआ है ना। तो 1 लाख का 30%, 30,000 वो हुआ, माइनस करके 70,000 का फिर से 30%, 21,000 वो हुआ, तो 51,000 रुपये आपने डेप्रिसिएट कर दिया उनके हिसाब से। तो कितनी वैल्यू बची है उस एसेट की उनकी नज़रों में? 49,000 रुपये, 49,000 रुपये उनकी वैल्यू बची हुई है। जबकि देखें अगर हम कंपेयर करें, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएं, तो WDV ऑफ एसेट्स रिपोजिस्ड, जो एसेट रिपोजिस्ड हुए हैं उनकी WDV क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 टेम्पो, है ना, 50,000 की कॉस्ट थी, 1 लाख की कॉस्ट थी उनकी, लेस डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन WDV, तो 1 लाख का 20% डेप्रिसिएशन लगा होगा 20,000, और उस 20,000 को हटा के कितना बची होगी WDV? 80,000, उसका फिर से 20% लगा होगा, है ना। तो 20,000 और ये 16,000, कितना? 36,000 का डेप्रिसिएशन लगा था 2 सालों में उन 2 एसेट के ऊपर। तो WDV ऑफ 2 टेम्पो, 2 टेम्पो की WDV जो हुई वो हुई 64,000, है ना। मैं केवल इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो, और फिर आप पूछ भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि एक लेक्चर में ऐसा ही हुआ था। चलो 64,000, तो वो हमारा 64,000 की WDV का एसेट 49,000 का मानते हुए ले गए हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 बना दे रहा हूँ मैं, लॉस ऑन रिपोजिशन। क्या हमें कोई लॉस हो गया? तो बिल्कुल हमें लॉस हो गया। WDV ऑफ 2 टेम्पो, टेम्पो की WDV 64,000 रुपये थी, लेस वैल्यू फॉर रिपोजिशन। रिपोजिशन के लिए उन्होंने कितनी वैल्यू मानी उसकी? तो बोला कि देखो हम जो लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी नज़रों में 49,000 रुपये है, इसलिए हम आपकी लायबिलिटी 49,000 रुपये से कम कर देंगे। तो वो 64,000 रुपये का सामान ले गए हैं 49,000 रुपये की वैल्यू बताते हुए। तो हमें लॉस हो गया है, कितने रुपए का हमें लॉस हो गया है? 15,000 का हमें लॉस हो गया है, ठीक है। लॉस ऑन रिपोजिशन, रिपोजिशन होने की वजह से हमें लॉस हुआ है 15,000 का। अब देखना, अगर हम अकाउंटिंग पे ध्यान दें तो मैं इस क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको बाद में डाउट्स ना हो। तो हमें इनके पैसे चुकाने थे, इंस्टॉलमेंट हमने नहीं चुकाई, वो 2 टेम्पो लेके गए, और 2 टेम्पो जो लेके गए उसकी वैल्यू उनकी नज़रों में क्या है? 49,000, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम जो आपके 2 टेम्पो ले जा रहे हैं ये हमारी नज़रों में 49,000 रुपये की हैं, अब आपको हमारा बचा हुआ पैसा देना है। हमने कहा कितना बचा हुआ पैसा देना है? उन्होंने बोला देखो 80,000 ओपनिंग था, 7,200 का ब्याज हो गया, कितना हो गया? 87,200, माइनस 49,000 का हम आपसे क्या ले जा रहे हैं? एसेट ले जा रहे हैं। तो 38,200 रुपये और बचे हैं हमारे जो आप चुकाना। हमने कहा कब?
बोले जो आखिरी इंस्टॉलमेंट चुकानी थी तभी चुका देना। हमने कहा कि अभी भी ब्याज लगेगा? बोले कैसी बात कर रहे हो, ब्याज तो लगेगा ही, चूँकि आप 1 साल बाद चुकाओगे आखिरी इंस्टॉलमेंट, तो जिस हिसाब से आप ब्याज दे रहे थे उस हिसाब से आप ब्याज भी देते रहना 9% की रेट से। और यहाँ 31 दिसंबर को बाई बैंक सारा पैसा चुका देना। हमने कहा कितना ब्याज हो रहा है, तो 38,200 का 9% की रेट से 3,438 रुपये, 3,438 रुपये हो रहा है। तो ये हमें पूरा चुकाना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट वैसे नहीं आएगी 40,000 प्लस ब्याज, क्योंकि आपने 40,000 नहीं चुका है ना यहाँ पे, तो पूरी रिदम बिगड़ गई है। अब सारे अमाउंट नए आएंगे, है ना, क्योंकि जो भी बचेगा अब तो वही बचेगा, उसका आप ब्याज चुकाएं और साथ में चुका दें। तो 41,638 रुपये हम यहाँ चुकाएंगे, जिसमें कि 38,200 का प्रिंसिपल होगा, 3,438 का इंटरेस्ट होगा, और ये 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, और 2 बैलेंस कैरी डाउन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेंडर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ चुकाना था, नहीं चुका है, वो एसेट ले गए 49,000 रुपये में, इतना और बचा, जो बचा हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट जब चुकानी थी उसके हिसाब से चुका दिया। तो हमें 1 साल का ब्याज लगा। इंटरेस्ट की रेट कुछ ना कहा जाए तो जो है वही लेंगे ओब्वियसली। कई बार ऐसा बोलते हैं वो कि जो अब बचा हुआ पैसा है वो 12% की रेट से ब्याज के साथ चुकाओ, तो हम 12% के इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे, और कुछ ना कहें तो 9% जो चल रही थी उसे चुका देंगे। कई बार बोलते हैं कि बचा हुआ पैसा आज से 3 महीने बाद चुकाना है, तो हम 3 महीने बाद चुका देंगे, और ब्याज कितने महीने का लेंगे, 3 महीने का ब्याज लेंगे। चाहे वो बोलें ब्याज के बारे में, ना बोलें, ब्याज तो आपको लेना ही है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट की रेट अलग से बताएं तो अलग से इंटरेस्ट की रेट लेना है, ना बताएं तो जो चल रही थी वही लेना है। ये बातें दोनों ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखना, ये हो गया वेंडर का अकाउंट क्लोज। वो एसेट को कितने में ले गए, 49,000 में। तो यहाँ फिर से देखना, एसेट ओपनिंग में था 1,20 का, 30,000 डेप्रेशन लगा, 1,20 बचा, 1,50 से 1,20 बचा। फिर सेकेंड ईयर भी 24,000 का डेप्रेशन लगा, और तीनों एसेट बचे थे 96,000 के, तीनों 96,000 के। तो बताओ एक की WDV क्या है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। सर एक की WDV होगी 96,000, 3 की है तो एक की क्या होगी, कितना कितना बच रही है, 96,000 डिवाइड बाई 3, 96,000 डिवाइड बाई 32,000, तो 32,000 रुपये की एक की WDV। ठीक है, अगर ये तीनों बच्चे होते तो हम तीनों की WDV दिखाते जैसा हमने यहाँ दिखाया है ना, लेकिन केवल एक ही बच्चा है तो हम एक की WDV दिखा देंगे, एक की। और 2 कहाँ गए, 2 तो सर चले गए, कहाँ चले गए 2, सर उनको तो बोले गए ना दिल्ली मोटर्स हायर वेंडर। ठीक है, तो बाई दिल्ली मोटर्स, ठीक है, 2 एसेट्स रिपोजिस्ड। बताओ कितने में ले गया, तो वो ले गया सर 49,000 में। ठीक है, करेक्ट, वो 49 में ले गया। उनकी WDV क्या थी सर, उनकी WDV थी 64,000, एक की 32, 2 की 64, तो फिर हमें कितने का लॉस हो गया, 15,000 का। तो वो हमारा 64,000 की WDV वाला एसेट ले गया है ना, 64,000 की WDV वाला एसेट ले गया 49,000 में, इसलिए हमें लॉस हो गया। तो वो हम डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, लॉस ऑन रीपोजिशन। ओके, तो ये लॉस ऑन रीपोजिशन आ जाएगा, और कितने रुपए का लॉस आ जाएगा, 15,000 का लॉस आ जाएगा, जिसका रेफरेंस आप दे सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। ये हो गया रिपोजिशन का क्वेश्चन। जो अगला भी कराऊंगा वो भी रिपोजिशन का है, और ऐसा ही है, बस आपकी संतुष्टि के लिए कि आपको लगे हाँ ठीक है आप समझ में आ रहे हैं। तो देखें, एसेट का अकाउंट अपन ने खोला, ठीक है, डेप्रेशन लगाया, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर लाए, चूँकि सेकंड ईयर के एंड में रिपोजिशन हुआ है तो सेकंड ईयर का फुल डेप्रेशन लगाया। फिर रिपोजिशन किया तो 2 एसेट रिपोजिशन कर लिए उन्होंने 49,000 में, जबकि उनकी WDV थी 64, तो हमें 15,000 का लॉस हो गया और एक एसेट बच गया WDV पे। अब क्या होगा, थर्ड ईयर का अकाउंट जब हम बनाएंगे, क्या अकाउंट बनेंगे या ख़त्म हो गए, बनेंगे सर, क्योंकि
पार्सल रिपोजिशन हुआ है, एक एसेट बचा है, उसका अकाउंट तो कंटिन्यू होगा ही। ओके, वेरी गुड। तो अब देखें 2013 में 1 जनवरी को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ 1 टेम्पो, एक ही टेम्पो बची हुई है 32,000 की। और फिर 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32,000 पे 30% या 20। सर हम तो 20 लगाते हैं, उन्होंने 30% को डेप्रिसिएट करके वैल्यू निकाली थी। तो 6,400 का आ जाएगा और बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, तो आ जाएगा 25,600। ओके, और एसेट का अकाउंट तो कंटिन्यू रहेगा। मैंने बताया था वेंडर का अकाउंट खत्म हो गया तो एसेट का अकाउंट खत्म हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ 2014 में फिर से 1 जनवरी आएगी, ठीक है, फिर से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, फिर से 25,600 आएंगे और यहाँ डेप्रेशन लगते हुए क्लोजिंग होता रहेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा स्पीड में करते हैं। अब मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, अब वर्किंग देख लें प्रॉपर। अपन ने निकाला कि उसने कितनी वैल्यू पर रिपर्चेज किया, हमने ये भी निकाला कि उसकी WDV क्या थी, तो हमने निकाला कि हमें लॉस कितना हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ठीक है, देखें सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। 11 मैंने कराया, आप देखेंगे तो 8th क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया। 3 मिल्क बैन है, 3 ही एसेट होंगे हमेशा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगे हमेशा, एक वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, 2 वो लेके चले जाएंगे और उसकी कॉस्ट एडजस्ट कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ अदर 2 मिल्क बैन्स। तो समझ गए आप, ये होमवर्क करना है आपको। बची हुई इंस्टॉलमेंट कब चुकानी है ना बोला जाए तो नेक्स्ट ईयर के एंड में चुकानी है, और उस पर इंटरेस्ट जो नॉर्मली हम दे रहे थे वो देना है। थर्टीन क्वेश्चन भी सेम है। लकी ने 2 ट्रैक्टर खरीदे हैं, डाउन पेमेंट है 5 लाख का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इतनी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इतनी है। तो इनको आप क्या करोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी गिवन है और इंटरेस्ट की रेट 10% है, तो आप इनको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो वो हो जाएगा आपकी कैश प्राइस, है ना, और आप कैश प्राइस से शुरू करोगे। लकी फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है, ठीक है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई तो अपॉन विच हैप्पी रिपर्चेस्ड 1 ट्रैक्टर, उसका एक ट्रैक्टर क्या हो गया, रिपर्चेस हो गया। तो सब आपको करना है। उन्होंने रिक्वायरमेंट पूछी है, मैं एक लाइन और रीड कर देता हूँ उसमें। हैप्पी एग्रीड टू लीव 1 ट्रैक्टर विद लकी एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। एक छोड़ के गया है, बाकी 2 लेके चला गया। द ट्रैक्टर 2 थे, ज़्यादा जल्दबाजी होगी कुछ, 2 थे, एक ले गया, एक छोड़ गया। A tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation annually on WD basis. The balance amount है ना remaining in the vendor's account after the above adjustment, जो बैलेंस बचे was paid by Lucky after 3 months with interest at 18%। बोले जो भी पैसा बचा है आखिरी में जब आपने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई तो बचा हुआ पैसा 3 महीने के अंदर और 18% के ब्याज के साथ चुका देना। ठीक है, आप 3 महीने बाद चुकाना और 3 महीने के ब्याज के साथ चुकाना 18% का ब्याज। जबकि इनका नॉर्मल जो इंटरेस्ट था वो 10% था, लेकिन आपने डिफॉल्ट करी इसलिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 18% कर दिया उन्होंने। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी कैश प्राइस, कैश प्राइस प्रेजेंट वैल्यू से निकाल लेना ऑफ द ट्रैक्टर एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। इसके लिए आप ऐसा करना, जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बताई थी, ठीक है, अमोर्टाइजेशन टेबल वो बना लेना, है ना। मैं बताता हूँ, मैंने कहाँ बताई थी आपको, शुरुआत के लेक्चर में बताई थी, ये है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बताया था मैंने, और ये तो ज़्यादा हाईलाइट हो गया कुछ, ठीक है। तो ये कैश प्राइस निकला था। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था, यह है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्टडी मटेरियल का। तो एक हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो एक बार आपने कैश प्राइस निकाल लिया, फिर आप एक टेबल बना लें कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्रिंसिपल रिपेड कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट में सारा ब्याज
आता जाएगा इस वाले पॉइंट पे, है ना, कि इतना प्रिंसिपल था, इतना डाउन पेमेंट करा, इतना प्रिंसिपल बचा, फिर इतना प्रिंसिपल था, इस पे पूरे साल का इतना ब्याज हो गया, इतनी इंस्टॉलमेंट चुकाई जिसमें से इतना प्रिंसिपल हो गया होगा, है ना, बचा इतना प्रिंसिपल, ऐसा करते हुए निकालें। तो ये हो जाएगा हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। ओके, तो ये आपको करना है। दूसरा उन्होंने पूछा है आपसे कि प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट मतलब हायर परचेज एसेट एंड हैप्पी अकाउंट मतलब हायर वेंडर इन द बुक्स ऑफ लकी एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन September 30th एवरी ईयर, फिगर्स में भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ रुपये। तो ये आपको ही करना है ना, इस पर भी आप होमवर्क लिख लो। ये भी देखें सेम है, ग्रीस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज 3 मोटर, है ना, 3 खरीदेगा, इतना कॉस्टिंग है, इतना डाउन पेमेंट है, सब कुछ वही होने वाला है, इंटरेस्ट 10% है, डेप्रिसिएशन 20% है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे दी नेक्स्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है, तो NCR मोटर्स एग्री टू लीव 1 रिक्शा, एक छूट गए हैं 3 में से, विद दी परचेजर, ठीक है, एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 रिक्शा अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू और दी ई रिक्शा वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30%। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एसेट है, ये 2016 में आया था 8 नंबर के लिए। तो 2 आप होमवर्क कर लें जो मैंने आपको दिए हैं, तो ये आपको सारे बनने लगेंगे, एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। एक ही क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लें और इसको ज़रूर आप करें एग्ज़ाम टाइम में। ये भी वैसा ही है, बस इस उन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये करना है। हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि मैसर्स अमर बॉट 6 स्कूटर, है ना, तो हर जगह 3 खरीदते थे, यहाँ 6 खरीदे, तो ये अंतर है, मतलब समझ रहे हैं, डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ऐसे ही ऐसा किया है कि आपको तो 3 वाला ही आता है, ग्रांट में लीव फॉर 3 days, तो उन्होंने बोला नहीं 4 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन बनाओ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो मैसर्स अमर बॉट 6 scooters फ्रॉम मैसर्स भानु ऑन 1 April 15 ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। डाउन पेमेंट है 3 lakhs का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट इतनी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट इतनी है। तो देखें उन्होंने डाउन पेमेंट बताया, इंस्टॉलमेंट बताई, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट की रेट भी उन्होंने बताई 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट 10%, तो वो कैश प्राइस आ जाएगा। निकाल लें, कैलकुलेटर पे उठाएं जल्दी से। सर 3 लाख में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, एम प्लस कर देंगे, 1,59,000 डिवाइड बाय 1 और इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो 0.1 इक्वल, इसको एम प्लस कर देंगे, फिर 1,47,000 डिवाइड बाय 1.1, एक बार इक्वल, 2 बार इक्वल, क्योंकि दूसरे साल के एंड में चुका है, एम प्लस कर देंगे, और फिर 1,65,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल इक्वल इक्वल, 3 बार इक्वल, क्योंकि 3 साल के एंड में लाना है, इसको एम प्लस कर देंगे। तो ऐसा करके ये हो गया है 6,90,000, 6,90,000 रुपये की कैश प्राइस निकला है, ठीक है, 6 स्कूटर का। एक बार आप फिर से कर लें, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ ताकि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं, 1,59,000 डिवाइड बाय 1.1, एक बार ही इक्वल करना है, एम प्लस कर लें, फिर 1,47,000 डिवाइड बाय 1.1, एक बार इक्वल, एक बार और इक्वल, 2 बार डिस्काउंटिंग करनी है, एम प्लस कर लें, फिर 1,65,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल इक्वल इक्वल, 3 बार एम प्लस कर लें। तो ये स्क्रीन पे जैसे दिखता है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा 68,999.99, ठीक है।
तो आप ऐसे कन्फ्यूजन में 1 प्लस कर दिया करो, ताकि वो जो ये पीछे का है ना, ये 0.99 मतलब 1 के ही बराबर है, प्लस कर दिया करो, तो आपको वो अमाउंट की जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया, 6,90,000 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा हुआ है मेसर्स अमर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। वो डिमनाइजिंग मतलब WDV बेसिस पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं ऑन 31 मार्च 18। ठीक है, 31 मार्च 18 को मेसर्स अमर फेल टू पे दी थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, अपॉन विच मेसर्स वानू रीपर्चेज 2 स्कूटर्स, उन्होंने 2 रीपर्चेज किए हैं 6 में से। Messrs. Vanu agreed to leave the other 4 scooters with Messrs. Amar and adjusted the value of the repurchased scooters against the amount due। उन्होंने बोला इसकी हम वैल्यू भी आपसे क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। The scooters taken over were valued on the basis of 30% depreciation per annum on written down value। WDV बेसिस पे 30% का डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर। देखिए स्कूटर सिंपल सी बात है, बस स्कूटर क्या हुए हैं, 3 के 6 हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही आ रहा है। द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन दी वेंडर्स अकाउंट। देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट थी और थर्ड इंस्टॉलमेंट का ही डिफॉल्ट हुआ है, तो उन्होंने बोला था बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन दी वेंडर्स अकाउंट आफ्टर दी अब एडजस्टमेंट वर पेड बाय मेसर्स अमर आफ्टर 5 मंथ। तो उन्होंने बोला चलो हम तो 5 महीने का टाइम और दे रहे हैं, वैसे तो आखिरी इंस्टॉलमेंट थी, सारा हिसाब खत्म होना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए, 5 महीने का टाइम और दे रहे हैं हम, तो ये पैसा चुकाना विद इंटरेस्ट एट 15% पर एनम और 15% के ब्याज के साथ। अगर सर ये 5 महीने का ना बोलते तो फिर क्या होता, इस क्वेश्चन में बोलते क्योंकि ये आखिरी इंस्टॉलमेंट ही थी। ठीक है, इसलिए वो बता देते, और ना बताते तो फिर आप क्या करते, आप 1 साल आगे मतलब नेक्स्ट ईयर के एंड में चुका देते विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेते आप 10% का, कुछ ना कहा जाता। यहाँ 15% का इंटरेस्ट है इसलिए 15% का इंटरेस्ट लेंगे और 5 महीने बाद आप पेमेंट कर देंगे। मेसर्स वानू इनकर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 15,000। वानू जो एसेट को वापस ले गया अपना वेंडर, उसने एसेट को रिपेयर करवाया जो वो रिपर्चेज करके ले गया। तो मेसर्स वानू इनकर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 15,000 ऑन रिपर्चेज्ड स्कूटर्स एंड सोल्ड स्कूटर फॉर 1,05,000 ऑन 25 अप्रैल 18। तो उन्होंने क्या किया था, 31 मार्च 18 को रिपर्चेशन किया था और 25 अप्रैल 18 को रिपेयर करा के और बेच दिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी कैश प्राइस, निकाल चुके हैं। अब स्कूटर एंड दी इंटरेस्ट पेड विद दिस इंस्टॉलमेंट, इसके लिए आप क्या बनाएं, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लें आप। और भी एक तरीका होता है लेकिन वो कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए आप ये तरीका अपना लें। उसमें रिवर्स कैलकुलेशन होती है, आपको लॉजिक में भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी आप वहाँ उलझ जाएंगे। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता ही है और ये सबसे लॉजिकल भी है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, उसके बाद लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला प्रिपेयर स्कूटर अकाउंट यानी हायर परचेज एसेट एंड मेसर्स वानू अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ अमर। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो पूछी है प्रिपेयर गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ वानू। तो हायर वेंडर के केस में केवल एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो यही है गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट, अगर कभी पूछते हैं तो। और ये मई 2019 में पूछा गया था और एक बार 2013 में पूछा गया था। ठीक है, देखें अपने नोट्स में होगा वो क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जिसमें उन्होंने गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट पूछा था 2013 का। ये मैं आपको करने को दूंगा, है ना, कुछ आपको भी करना है। तो अभी हम जो कर रहे थे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कैश प्राइस निकालना, हमने निकाल लिया 6,90,000, 6 गाड़ियों का। एक का कितना हो गया, 690 डिवाइड बाय 6 स्कूटर, 1,15,000 हो रहा है एक का। और इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट जो आप निकालोगे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल से। स्कूटर अकाउंट बनाना है और भानु का अकाउंट बनाना है अमर की बुक्स में यानी हायर परचेजर की बुक्स में। हम पहले ये कर लेते हैं और फिर हम रिपर्चेज्ड का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में 19 में पूछा गया था। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 10 मार्क्स के लिए। पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, और हम कर रहे हैं यूजिंग एन्युटी। ठीक है, होगा ईयर इंस्टॉलमेंट प्रेजेंट वैल्यू एट, क्या रेट थी? 10% की रेट थी, एट 10%, और ये अमाउंट। ईयर कौन सा था? डाउन पेमेंट किया था उन्होंने कब? 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 अप्रैल 15 को डाउन पेमेंट, फिर 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 3 इंस्टॉलमेंट चुकानी थी, है ना? 3 ही थी ना? तो लिख लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। चलो, डाउन पेमेंट कितना चुकाना था? ये चुकाना था 3 लाख रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 159,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 147,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 165,000, ये चुकाना था। 10% की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो यहाँ तो प्रेजेंट वैल्यू ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये 3 लाख ही रहेगा। और 10% को अगर अपन निकालें तो यहाँ आ जाता है 0.909। अगर आपने किया हो 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 करके निकाल सकते हैं आप। यहाँ जाएगा 0.82, है ना? 1 डिवाइड बाय 1.1, है ना? 1 डिवाइड बाय 1.1। एक बार में ये आता है, दूसरे बार में ये आ गया, और अगर अपन तीसरी बार करें तो ये आ जाता है 0.751, है ना? हम बोलने के लिए इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कैलकुलेटर पे ही करते जाएंगे, डिस्काउंटिंग निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 159 में या तो आप मल्टीप्लाई कर दो 0.909 का, या फिर आप 159 डिवाइड बाय कर दें 1.1 और एक बार, तो भी वही बात होगी, 144545। ठीक है, m प्लस, फिर 147,000 डिवाइड बाय 1.1 एक बार, दो बार, तो हो गया 121,487, है ना? m प्लस, और 165,000 डिवाइड बाय 1.1, 2 3 टाइम्स, तो आ गया 123,967 कर लें आप। इसका आप टोटल लगा लें तो ये आ जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, तो ये आ गया 690,000। तो ये हो गया हमारा कैश प्राइस। आप दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा आप काम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। इसके लिए आप बाय लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, वो आप लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेंगे। दूसरा मेथड भी है, वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि देखो ये है इंस्टॉलमेंट, ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो करेक्ट नहीं होता। आप निकाल के देखना, वो करेक्ट नहीं होता। मैं बताऊँगा क्यों। देखें, तो अब मैं मेन बात समझा देता हूँ आपको, जहाँ आपको डाउट है। तो वो तीसरा काम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन दी बुक्स
ऑफ हायर परचेजर, और अपने हायर परचेजर का नाम है अमर, है ना, मैसर्स अमर, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अमर। ये बनाया हमने एसेट का अकाउंट, थोड़ा और इसको खींच लेते हैं आगे। ठीक है, ये क्या लेके आए थे हम उससे, स्कूटर्स, है ना, तो हायर परचेज स्कूटर्स अकाउंट। और दूसरा अकाउंट हम बना लेते हैं अमर की ही बुक्स में, हम लिख ही चुके हैं, इन दी बुक्स ऑफ अमर हम काम कर रहे हैं, वो है वेंडर का अकाउंट। ये हो गया हायर वेंडर का अकाउंट। क्या नाम है वेंडर का, मैसर्स भानु। ठीक है, मैसर्स भानुस अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ अमर, है ना, इसको हम बोल रहे हैं हायर वेंडर है। ये हो गई डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, date, particulars, amount। देखो शुरू करते हैं। एसेट के अकाउंट में सबसे पहले क्या एंट्री आएगी और कौन सी डेट पे आनी है, वो दोनों बातें कर लेते हैं। हमने ये एसेट एक्वायर करा था 1 अप्रैल 15 को, ठीक है, तो 1 अप्रैल 15 को हम एसेट का एक्वायर कर रहे हैं 6 स्कूटर, तो ये हो जाएगा 15-16, ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा, है ना, अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल 15 को ये हो जाएगा 2 मैसर्स भानु, मैसर्स भानु अकाउंट। तो ये कैश प्राइस हम लिखेंगे कितना, 6,90,000 का स्कूटर आया। अब स्कूटर आ गया तो अब देखना क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग होगा, डेप्रिसिएशन होगा, क्लोजिंग होगा, यही होता रहेगा। तो अभी 31 मार्च 16 को बाई डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और कितना 690 इंटू, उन्होंने बोला था कि 20% का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ये लिखा हुआ देखो, है ना, ऑन डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो 20% WDV बेसिस में, तो कितना हो रहा है 6900 इंटू 20%, 1,38,000 रुपये, और ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा 5,52,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे तो 16-17 में 1 अप्रैल 16 को एंट्री हो जाएगी 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जो हो जाएगा 552,000। 31 मार्च 17 को बाई डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फिर से कितना WDV है तो 552 इंटू 20%, तो इसका इंटू 20% हो जाएगा,
110400 कर लें अपना, और यह आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 4,41,600। अब देखें डिफ़ॉल्ट कब हो रही, पहले हम वो चेक कर लें। तो मैसेज हमारे फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, मतलब सेकंड तक तो ठीक था, तो ठीक है सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लो और थर्ड ईयर का भी अकाउंट तो ओपन कर ही लो। तो ये थर्ड ईयर में 17-18 आ जाएगा। अब 17-18 के 1 अप्रैल 17 तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 441,600। अब 31 मार्च 18 को जब इंस्टॉलमेंट चुकानी थी तो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाई गई है, सेकंड चुकाई, थर्ड नहीं चुकाई। तो थर्ड ईयर के एंड में एसेट को क्या किया गया होगा, रिपर्चेज किया गया होगा। तो चूंकि एसेट को थर्ड ईयर के एंड में रिपर्चेज किया जा रहा है तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन तो लग ही जाएगा, तो बाई डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही लो 441,600 इंटू 20%, है ना, तो हो जा रहा है 88320 बाई। अब क्या होना चाहिए था, अगर कुछ प्रॉब्लम ना होती तो बाई बैलेंस कैरी डाउन हो जाता थर्ड ईयर के एंड में, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो एसेट को वो लेके चले जाएंगे और कुछ एसेट बच जाएंगे, जो बच जाएंगे उनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। 2 एसेट लेके जा रहे हैं आपको याद हो तो, और 4 छोड़ के जा रहे हैं, तो 4 का बैलेंस तो कैरी डाउन हो जाएगा, 2 का एसेट वो ले जाएंगे। तो हमें चेक करना है कि उनको जब वो ले गए हैं तो उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं। अब हम एक बार मैं क्वेश्चन और रीड करा देता हूँ, कहीं कोई आप ऐसा ना हो कि भूल गए हों तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्लियर कर देता हूँ पीडीएफ एकदम साफ, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लें बस। तो अमरबॉट 6 स्कूटर खरीदे थे उसने फ्रॉम मैसेज वानू ऑन 1 अप्रैल 15 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ पेमेंट्स करने थे उसको, इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम थी। मैसेज अमर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन WDB मेथड। ऑन 31 मार्च 31 मार्च 18 को अमर फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच थर्ड आखिरी इंस्टॉलमेंट थी वो ही नहीं चुका पाया, अपॉन विच मैसेज वानू रीपर्चेस्ड 2 scooters. Mrs. Vanu agreed to leave the other 4 scooters with Messrs. Amar and adjusted the value of the repurchased scooter against the amount due. The scooter taken over were valued on the basis of 30% depreciation on WDB. The balance amount remaining in the vendor's account after the above adjustment was paid by Messrs. Amar after 5 months with interest at 15% per annum. ये तो फिर रिपोजिशन के बाद क्या हुआ उसकी भी कहानी है। तो चलो अपन इतना करते हैं, फर्स्ट ईयर ठीक रहा, सेकंड ईयर ठीक रहा, थर्ड ईयर के एंड में रिपोजिशन हो गया। तो हम पहले 3 सालों का वेंडर का अकाउंट भी बना लेते हैं। अब ये वेंडर का अकाउंट है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड से शुरू होगा और पहला साल इसमें भी क्या रहेगा 15-16। 1 अप्रैल 15 को हम एसेट लेके आए तो बाई हायर परचेज स्कूटर्स अकाउंट किस प्राइस पे लिखेंगे, हमेशा कैश प्राइस पे। तो कितना था कैश प्राइस 6,90,000। अब वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं तो क्या 1 अप्रैल को कोई डाउन पेमेंट हुआ, हाँ सर 1 अप्रैल 2015 को डाउन पेमेंट हुआ था। कितने का डाउन पेमेंट हुआ था सर, 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट हुआ था, ठीक है। तो टू बैंक डाउन पेमेंट हो गया 3 लाख रुपए। अब अगली इंस्टॉलमेंट चुकाई गई है ना, कब 31 मार्च 16 को ही, तो वहाँ तक का कुछ ब्याज हो गया होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना ब्याज हो गया होगा, तो 690 में से 3 लाख तो चुका दिए थे, 690 माइनस 3 लाख, जो बचा होगा उसका 10% का ब्याज लगा होगा, 10% की रेट थी इंटरेस्ट की, सही है। तो 690 माइनस 3 लाख जो बचा, तो कितना बचा 3,90,000, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन लगा लो 10%, कितना आएगा 39,000। नहीं बहुत इजी है, कैलकुलेटर की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ कि कहीं बाई मिस्टेक भी कुछ ऐसा ना हो कि फिर आप भी मुझसे पूछ नहीं पाएंगे और फिर कोई गलती हो। 39,000 हो गया। अब हम इसको पे कर देंगे
31 मार्च 16 को टू बैंक। अब इन्होंने हमें दी रखी है कि इंस्टॉलमेंट कितनी चुकानी है, तो क्या हम इंस्टॉलमेंट प्लस 39,000 का ब्याज चुकाएंगे या ये इंक्लूडेड है? बताएं। सारी तो इंस्टॉलमेंट के बने, मतलब ये इंक्लूडेड है ना, तो अलग से ऐड नहीं करना है, इंक्लूडेड है ये। ठीक है, तो हम सीधा जो भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी है, कितनी दी है, 1,59,000 का पेमेंट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ, तो 1,59,000 का हमने पे कर दिया। अब कितना प्रिंसिपल बच जाएगा हमारा, देख लेते हैं हम। तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा, तो 6,90,000 में से 3 लाख का तो प्रिंसिपल पहले ही हो गया था पे, 390 का प्रिंसिपल बचा हुआ था। अब जो आपने इंस्टॉलमेंट चुका इसमें 1,59,000 में 39,000 तो किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के हैं, तो 1,20,000 का ही प्रिंसिपल पे हुआ। आप बैलेंस से फिगर निकालेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, निकाल लो कितना आ रहा है। 159,000 में से 39,000 तो हमने इंटरेस्ट के चुकाया, तो 1,20,000 हमने प्रिंसिपल के चुका दिए। ठीक है, तो हमारा 3,90,000 का प्रिंसिपल और बचा था, 1,20,000 हमने चुका दिया, तो 2,70,000 का प्रिंसिपल हमारा बचा। आपको समझ आया अच्छे से? देखो, इतना था, इतना चुका दिया, 390 बचा, 39,000 का ब्याज हो रहा है, तो 1,59,000 में से 39 तो ब्याज चुका है, तो 1,20,000 का प्रिंसिपल गया होगा, तो 390 में से 1,20,000 हटा दो, 2,70,000 का प्रिंसिपल और बचा होगा। नेक्स्ट ईयर 16-17 में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है, तो बिल्कुल 1 अप्रैल 16 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 2,70,000 का, फिर से बाई इंटरेस्ट होगा एट द रेट 10%। ठीक है, तो 270 का 10% कितना, 27,000 का ब्याज होगा। कब, 31 मार्च 17 को। 31 मार्च 17 को टू बैंक चुका देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, और उन्होंने बताई है कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, तो 1,47,000 चुकाएंगे, है ना। इंटरेस्ट प्लस नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखना आप। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना बचेगा, 270 था प्लस 27,000 का ब्याज हुआ, 2,97,000 हो गया। इस साइड का टोटल हम लगाएं तो, है ना, 2,97,000, उसमें से कितना पे हो गया, 1,47,000, तो कितना बचा, 1,50,000। ठीक है, चलो अब देखिए हम थर्ड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट होगी, एसेट रीपर्चेस हो जाएगा, और फिर फोर्थ ईयर के 5th मंथ में हमें बचा हुआ पैसा और चुकाना है। थोड़ा सफिशिएंट लाइन खींच लेता हूँ ताकि हमें जगह की प्रॉब्लम इतनी ना आए, है ना। 16-17, 17-18, 17-18। अब 1 अप्रैल 17 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, 1,50,000 आया। अब डिफ़ॉल्ट हुई है साल के एंड में, तो ब्याज तो हम लिख ही लेते हैं, है ना, 31 मार्च 18 तक का बाई इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा तो आउटस्टैंडिंग रहा ही है, तो 1,50,000 का 10% 15,000 का ब्याज हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1,50 और 15, 1,65। अब अगर हम चुका देते 31 मार्च 18, तो हमें कितनी इंस्टॉलमेंट चुकानी थी, 1,65, और जैसे ही हम 1,65 की इंस्टॉलमेंट चुकाते टू बैंक, और हमारा अकाउंट ही क्या हो जाता, क्लोज हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, अच्छे काम हम करते ही नहीं, हमने नहीं किया।
हमने ये नहीं किया तो उसने क्या कर दिया, हमारे एसेट रिपोजेस कर लिए, कितने, 2, ठीक है। और बोला कि 2 एसेट मैं ले जा रहा हूँ, इससे मैं तुम्हारी लाइबिलिटी भी जितनी कम करनी है कर दूंगा, बचा हुआ पैसा हमारा कब चुका देना, 5 महीने बाद चुका देना। तो वो एसेट ले गया, तो एंट्री क्या करी उसने, 2, एसेट का नाम हमारे अकाउंट में किस नाम से, HP स्कूटर्स, तो 2 HP स्कूटर्स अकाउंट, है ना, 2 ले गया, 2 स्कूटर्स, और वर्किंग नोट नंबर 1 कितने में ले गया, ये हम वर्किंग नोट नंबर 1 में बताएंगे, है ना, 2 ही ले गया ना, ध्यान है। रिपजेस 2 स्कूटर्स, तो देख लेते हैं हम कितने में ले गया, और बाकी का हिसाब आगे हो पाएगा तभी। तो ये बना हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 2 स्कूटर्स रिपजेस्ड, रिपजेस्ड स्कूटर्स की वेंडर की नज़र में वैल्यू। जब वेंडर उसको ले जा रहा है तो वो कितनी वैल्यू मान रहा है, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 स्कूटर्स, तो 6,90,000 की कॉस्ट थी हमारे कितने स्कूटर की, 6 स्कूटर की, है ना। तो 2 स्कूटर की कॉस्ट क्या होगी, ऐसे निकालेंगे हम, है ना। तो 6 स्कूटर लाए थे शुरुआत में, उनकी कॉस्ट हमने निकाली थी 6,90,000, तो 6,90,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, तो आ गया 2,30,000 की कॉस्ट है। लेस करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट 30% ऑन WDV। उन्होंने बोला हम 30% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, रिवेल्यूशन करने के लिए जो वैल्यू निकाली जाएगी, तो द स्कूटर टेकन ओवर वर वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन WDV। 30% की रेट से डेप्रिसिएट करेंगे। कितने साल बाद, 3rd ईयर के एंड में लेगा, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो 30% की रेट से, तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ स्कूटर्स रिपजेस्ड। देख लेते हैं, तो आप निकालें 2,30,000 का 30%, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 69,000 प्लस, इसको माइनस कर दें 230 में से, जो वैल्यू बची उसका फिर से 30%, ठीक है, इसको माइनस कर दें उसमें से, और फिर जो वैल्यू बची उसका फिर से 30%। निकालने को तो हम डायरेक्ट WDV भी निकाल सकते, ये यहाँ आ जाएंगे हम डायरेक्ट, है ना, लेकिन ठीक है थोड़ा सा प्रोसीजर चलना है हमें। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, 1,51,110, 1,51,110 इतना डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने, ठीक है। अब कितनी वैल्यू बची, 2,30,000 की वैल्यू थी, तो बची 7,8,890। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करो, 2,30,000 माइनस 30% माइनस 30% माइनस 30%, तो ये आ गया 7,8,890, है ना। 3 बार माइनस 30% करोगे तो आ जाएगी 3 साल के बाद की वैल्यू क्या है, तो ये आ गई 7,8,890, इतने रुपए की वैल्यू है। दूसरा चीज़ निकाल लें हम, वर्किंग नोट नंबर 2, WDV ऑफ 2 स्कूटर्स जो रिपजेस्ड हैं, उनकी 2 स्कूटर की WDV क्या होगी, तो हुआ कॉस्ट ऑफ 2 स्कूटर्स, तो 2 स्कूटर की कॉस्ट क्या है जो हमने ऊपर ली वही, है ना,
तो निकाल चुके हैं एक बार, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 2,30,000 लेस डेप्रिसिएशन एट 20% फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो 20% से, तो आ जाएगी WDV। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 2,30,000 माइनस 20% माइनस 20% ना, 2,30,000 माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20%, तो अरे 1,17,760 रुपये WDV। ये लगा लेना तुम्हें ना अपने हिसाब से, जो भी आ रहा होगा हटा देना। 1,17,760 रुपये की इसकी WDV बन रही है 20% से। तो कितना लॉस हो गया? वर्किंग नोट नंबर 3 हम बनाएं, लॉस ऑन रीपोजीशन ऑफ एसेट। कितना लॉस हुआ हमें? तो WDV ऑफ एसेट या WDV ऑफ 2 स्कूटर्स। देखिए ICI ये वर्किंग नोट ही नहीं बनाता, वो बैलेंस शीट फिगर में लॉस निकाल देता। आप भी चाहें तो बैलेंस शीट फिगर में निकाल दें, लेकिन बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट चलिए और क्लियर होगा। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से देखना है। 1,17,760 की हमारी WDV थी, माइनस वैल्यू एट विच स्कूटर्स आर रिपोजेस्ड। लेकिन वो ले कितने में गए? ये वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने बनाया था, लेके हुए हैं वो 7,8,890 में। 1,17,760 रुपये की जिसकी हमारी WDV थी, वो ले गए हैं 7,8,890 में। तो बताओ कितने का लॉस हो गया? 3,8,870 का ही हो गया लॉस ऑन रिवेशन हमें, है ना। उनको फ़ायदा भी हो सकता है रिवेशन करने पे, हायर परचेजर को लॉस हो गया। ठीक है, हम पुट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। वेंडर का अकाउंट हमने बनाया था, यह है वेंडर का अकाउंट। तो शुरुआत में सब ठीक रहा, सेकंड ईयर में ठीक रहा, थर्ड ईयर में 1,50,000 रुपये का बैलेंस था, 15,000 का ब्याज था, लेकिन हमने नहीं चुकाया, तो वो 2 स्कूटर ले गए। 2 स्कूटर को वो ले गए हैं कितने में? 7,8,890 में। ठीक है, तो 7,8,890 में वो ले गए हैं। बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा आप बचा हुआ कितना चुकाना है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा एसेट अकाउंट में ना, कि एसेट के जाने से प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो यहाँ 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब कितना पैसा बचा जो हमें चुकाना है इनका, तो बैलेंस फिगर ही आ जाता है, लेकिन ऐसा कि 1,50,000 रुपये का ओपनिंग प्रिंसिपल था, 15,000 का ब्याज हो गया था, उसमें से 7,8,890 हमने चुका दिया, है ना। तो 1,50 प्लस 15 1,65 माइनस 7,8,890। बैलेंस फिगर भी यही आएगा, है ना। लेकिन बैलेंस फिगर की आदत मत डालो, एक बार एग्ज़ाम में भले बैलेंस फिगर निकाल दो टाइम की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये थर्ड ईयर के एंड में इतना बैलेंस बच जाएगा आपका। ओके, तो अब हम जब जाएंगे फोर्थ ईयर 18-19 में, तो 18-19 में 1 अप्रैल 18 को आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 86,110। हम 6 महीने बाद 5 महीने बाद पेमेंट चुकाएंगे, उन्होंने बोला था 5 मंथ बाद चुकाना है 15% के इंटरेस्ट के साथ। तो 5 मंथ बाद क्या आ जाएगा? तो अप्रैल का 1 महीने बाद 30 अप्रैल आएगा, है ना, ध्यान रखना महीने आ जाएगा। तो 30 अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 31 अगस्त 2018 में चुकाना है पैसा। तो बाई इंटरेस्ट भी देख लो हम कितना हो रहा है, 86,110 इंटू 15% इंटू 5/12, 86,100 इंटू 15% इंटू 5/12, तो हो रहा है 5,382, राउंड वगैरह कर रहा हूँ मैं। तो ये पैसा हम चुका देंगे 86,110 प्लस
5382। तो ये हम चुका देंगे 31 अगस्त 18 को टू बैंक, है ना। 86110 प्लस 5382 तो हो जाएगा 91491 और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वेंडर का अकाउंट। तो देखें इसमें क्या हुआ है, थर्ड ईयर के एंड में एसेट को रिपर्चेज किया है, इतने में बचा हुआ पैसा था, बचा हुआ पैसा 5 महीने के ब्याज के साथ हमने चुका दिया। अब एसेट को इतने में रिपर्चेज किया है तो एक बार हम थर्ड ईयर में एसेट के अकाउंट में जाएँ, एसेट का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में एसेट की ओपनिंग बैलेंस इतना था, थर्ड ईयर में इतना डेप्रिसिएशन लगा और फिर एसेट रिपर्चेज हो गया, ठीक है। तो जब एसेट रिपर्चेज हो गया तो इसकी अकाउंटिंग क्या हुई होगी, और वो हुआ है 31 मार्च 2018 को ही। तो हुआ बाई भानु, मैसर्स भानु अकाउंट, 2 स्कूटर्स रिपर्चेज्ड, 2 स्कूटर रिपर्चेज हुए हैं और कितने रुपए में, 78 है ना, 890, 78890। और लॉस कितना हो गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन रिपर्चेशन। तो हमने निकाला था कितना लॉस हो गया हमारा, क्योंकि WDV इतनी थी तो हमें 38870 का लॉस हो गया, 38870। तो ये 2 एसेट जो रिपर्चेज हुए हैं इतने में रिपर्चेज हो गए हैं और इतना उन पे लॉस हो गया है, तो 2 एसेट हटा दिए। अब जो बैलेंस बचेगा वो कितने एसेट्स का बचेगा, बताएं आप ध्यान से। वो बैलेंस बच जाएगा बचे हुए 4 एसेट का। तो सेम डेट पे ये सब कुछ 31 मार्च 18 का है, बार बार डेट नहीं डालनी पड़ती अगर सेम डेट हो तो सेम डेट पर ही ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और ये WDV आ जाएगी कितने की, WDV ऑफ 4 स्कूटर्स। तो 4 स्कूटर्स की WDV क्या होगी, देख लो यहाँ से। अगर 2 स्कूटर की WDV इतनी है तो 4 की कितनी होगी, तो 117760 इंटू 2 कर दो, सही है। अगर 2 की इतनी है तो 4 की कितनी होगी, जाएगा 235520। अब वर्किंग नोट बना के भी निकाल सकते हैं, आपको निकालना हो तो 235520। अब ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 17 18 18 19 में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 अप्रैल 18 को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 235520। फिर 31 मार्च 19 को बाई डेप्रिसिएशन और फिर बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये चलते रहेंगे 4 स्कूटर। ये हो गया इन दी बुक्स ऑफ मैसर्स अमर। अमर की बुक्स में कुछ इस तरीके की काउंटिंग होगी। अब हम बात करें तो फिर भानु की बुक्स में सर क्या अकाउंटिंग होगी, जो उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था प्रिपेयर गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ भानु, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ भानु। देखो भानु की बुक्स में अगर सारे अकाउंट की भी बात करते हैं हम, तो एक तो बनता हायर परचेजर का अकाउंट, सही है। एसेट का अकाउंट तो बनता नहीं क्योंकि एसेट तो उसने बेच दिया है। फिर बनता गुड्स रिपर्चेज करने का अकाउंट, तो हायर परचेजर का अकाउंट बनता तो वो तो जस्ट अपोजिट ऑफ हायर वेंडर बन जाता, और गुड्स रिपर्चेज करने का अकाउंट ये हम बना के देखते हैं। तो है गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट, ठीक है। ये है डेट,
particulars, amount, date, particulars, amount। अब देखें गुड्स रीपरचेज हो रही है तो गुड्स वापस आ रही है, वेंडर के एंगल सोचो तो गुड्स वापस आ रही है तो वो करेगा गुड्स रीपरचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि हायर परचेजर जो उसका डेटर है जिससे पैसे लेने हैं उसके अकाउंट को क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा, उसका नाम रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने तारीख को गुड्स रीपरचेज की गई। तो गुड्स रीपरचेज की गई थी वो हम जानते हैं 31 मार्च 18 को, और फिर उनकी रिपेयर कराई गई थी 25 अप्रैल 18 को 15,000 रुपये की, और बेच दिया गया था 1,05,000 में। तो अब देखें 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, 31 मार्च 18 को रिपरचेज की गई मतलब 17-18 हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 17-18 में 31 मार्च 18 को गुड्स रिपरचेज की गई किससे, टू मेसर्स अमर, और कितने रुपए में गुड्स को रिपरचेज किया गया, 78,890 78,890। अब गुड्स रिपरचेज कर ली तो फिर 31 मार्च 18 को और क्या हुआ, कुछ नहीं, तो ईयर एंड हो गया, इसलिए 31 मार्च 18 को ही ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यही बैलेंस बच जाएगा। ये गुड्स रिपरचेशन में आपके पास 78,890 रुपये की गुड्स पड़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, है ना, 18-19 को 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 78,890। अब फिर क्या हो रहा है, आपने अब इस पर रिपेयर कराई कितने तारीख को, 25 अप्रैल को। ठीक है, 15,000 रुपये देके, तो फिर 25 अप्रैल 18 को टू बैंक रिपेयर हुई है, पैसे जाएंगे वापस बाहर, तो गुड्स रिपरचेज टू बैंक रिपेयर हुई है, कैपिटलाइज करेंगे उसको हम 15,000 रुपये की। और फिर 25 अप्रैल को ही हमने इसको बेच भी दिया। ठीक है, तो 25 अप्रैल को जो हमने इसको बेचा तो आ जाएगी एंट्री बाई बैंक गुड्स सोल्ड, और कितने रुपए आ गए, 1,05,000 रुपये, और जो फ़ायदा हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस भी हो सकता है, तो 78,890 इतने की गुड्स थी, 15,000 रुपये और खर्च किए, तो ये हो गई 93,890। तो 93,890 की कॉस्ट पड़ गई हमें उस गुड्स की, और 1,05,000 में हमने बेचा, तो हमें फ़ायदा हो गया 11,110 रुपये का, तो फ़ायदा हो गया। तो इस साइड आ जाएगा, है ना, सेम डेट पे टू प्रॉफिट एंड लॉस 11,110 हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, ये अंदर लिख लेना है ना जगह यहाँ पे ब्रैकेट में। ओके, तो ये हो गया गुड्स रिपरचेशन अकाउंट। इसी की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको गुड्स रिपरचेशन का एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। तो हम गुड्स रिपरचेज करके लाए थे, वो लिख दिया, चूँकि ईयर एंड हो गया तो हमने क्लोजिंग लिख दिया, फिर हमने ओपनिंग किया, रिपेयर का खर्चा किया, इसको हमने बेच दिया, बेचने में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता था तो यहाँ आ जाता। ठीक है, तो इसी बेस पर आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 16 था शायद, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है। ठीक है, इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेसर्स सिंह एंड सिंह अकाउंट एंड गुड्स रिपरचेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पावर मोटर्स। इसे पावर मोटर्स जो हायर वेंडर है उसकी बुक्स में आपको हायर परचेजर का भी अकाउंट बनाना है और गुड्स रिपरचेज का अकाउंट भी बनाना है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आप करें, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल डिस्कस करें। बाय बाय।